वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज बात करेंगे सीटेट के सीडीपी के 30 प्रश्न का, जो आपके प्रीवियस ईयर का होगा। और ये कब पूछा गया है? 27 दिसंबर 2021 का पेपर है। आपने अब तक प्रीवियस ईयर को कहीं ना कहीं से हल कर लिया होगा और आपको कर भी लेना है, सारे प्रीवियस ईयर को करना है। तो और यहाँ हम आपको एनालिसिस कराएंगे और पूरे अच्छी तरह से इसका एनालिसिस करेंगे। आंसर कौन सा होगा, क्यों होगा, काउस को जानेंगे। अगर आप काउस को जान लें तो आप सीटेट में एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। तो विकास के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो केवल गुणात्मक नहीं, केवल मात्रात्मक भी नहीं। ऑप्शन 3 में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, बिल्कुल सही है। यानी इसमें क्वांटिटी भी होता है और क्वालिटी भी होता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 4 में है ना ही गुणात्मक ना ही मात्रात्मक, जो कि पूरी तरह गलत है। 3 इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? यानी फाइन मोटर की बात हो रही है यहाँ पर, फाइन मोटर। और एक होता है ग्रोस मोटर। ग्रोस मोटर किसको बोला जाता है? जब शरीर के बड़ी बड़ी मसल्स का उपयोग हो, बड़ी बड़ी मांसपेशियों का उपयोग हो। और फाइन मोटर किसको बोला जाता है? जब आपके शरीर के छोटी छोटी मांसपेशियों का उपयोग हो। देखिए, कूदना, इसमें पैर की बड़ी मसल्स का उपयोग होगा, दौड़ने में भी, और लिखने में छोटी मसल्स का उपयोग होगा। तो 1 बिल्कुल सही है, छोटी मसल यानी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, फाइन मोटर मांग रहा है, तो 1 इज द राइट आंसर। और 4 में है तैरना, जो कि तैरने में हाथ और पैर दोनों के बड़ी मसल्स का उपयोग होगा। तो 1 इज द राइट आंसर। और थर्ड क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? जो बच्चों के विकास होता है उससे सेंसिटिव, जो जिसको बोलते हैं उससे क्या, उसका क्या तात्पर्य है? होता है ना कि बच्चे के जो है विकास में एक सेंसिटिव पीरियड आता है। तो उसका मतलब क्या है? पहला है ऑप्शन 1, किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, गर्भाधान से लेकर जन्म तक का विकासात्मक चरण। आप ऑप्शन को चारों को पढ़ लीजिए। देखिए, हम इसको बता रहे हैं, एक ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 नंबर सही होगा। क्यों? देखिए, बोला है कि सेंसिटिव पीरियड जो होता है उसका क्या तात्पर्य है। तो किसी भी व्यक्ति में जो विशिष्ट क्षमता होता है उसको बाहर करने के लिए, उसकी उस क्वालिटी को बाहर करने के लिए एक टाइम पीरियड होता है। उसी टाइम पीरियड को बोला जाता है कि उस व्यक्ति की गुणों को निखारने का एक अच्छा चरण है। यानी इसी में ऑप्शन 1 में भी सेम कह रहा है कि किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं का उत्थान का एक इष्टतम जो चरण होता है उसी को बोला जाता है सेंसिटिव पीरियड। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? मतलब बच्चे जो हैं अपने समकक्ष में, अपने ग्रुप में जो सीखते हैं या अपने ग्रुप में रहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? इसके बारे में क्या सही है? बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही है। बच्चे की जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में उनके समकक्ष समूह का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऑप्शन 1 में बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन चेक करेंगे। बी में है, बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं है, जो कि पूरी तरह निराधार है, गलत है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु नहीं, उनकी पूर्ण रूप से भूमिका होती है द्वितीयक समाजीकरण में। ये द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं है, तो ये भी गलत है। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? यानी कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत कौन सी उप अवस्था यानी सब लेवल आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसको इंग्लिश में भी एक बार देख सकते हैं। देखिए, आपने इंग्लिश में क्वेश्चन देख लिया, अब आंसर करेंगे। तो देखिए, जो कन्वेंशनल स्टेज है यानी ये सेकंड स्टेज है कोहलबर्ग का। इसके अंदर 2 आता है। एक आता है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक आता है क्या? गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और दूसरा आता है सोशल मेंटेनिंग ऑर्डर। यानी इसके अंदर देखिए, इसका पूरा जब विश्लेषण कीजिएगा तो इसके लिए एक लंबा वीडियो चाहिए, लंबा समय चाहिए। इसलिए हमें आपको बता के निकल रहे हैं कि इसमें 2 आता था। पहला सोशल गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और दूसरा सोशल मेंटेनिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? नंबर 4, क्योंकि ये देखिए, ये है सामाजिक सरोकार का और आत्मबोध। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक ये किसका है? ये आपका तीसरा स्टेज का छठा है। ये पहले स्टेज का है। अनुबंध, नैतिकता एवं अधिकार व कानून, अनुदेशन एवं उद्देश्य।
ये भी आपके पहले स्टेज का है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके पियाजे साहब से पूछा हुआ है। समायोजन घटित होता है जब, समायोजन को इंग्लिश में एकोमोडेशन बोला जाता है। और हमने एकोमोडेशन के लिए एक ट्रिक दिया था कि जहाँ भी एकोमोडेशन की बात आएगी या तो न्यू एक शब्द आएगा या मॉडिफाई, ये दो में से एक शब्द आपको दिखेगा ही दिखेगा, एक शब्द न्यू और एक मॉडिफाई। तो यहाँ समायोजित घटित होता है, बच्चे अपने नंबर 1 में है, बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करना, तो ये नहीं होगा। और 2 में है, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभवों की अभिप्राय को समझते हैं। तो देखिए यहाँ एक शब्द आ रहा है नए, यानी नए अनुभव को पुराने स्कीमा में डाल देते हैं, स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं। तो एकोमोडेशन में क्या हम बताए थे, न्यू शब्द आएगा, तो आ रहा है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्रों को दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल है। रेड कितने हैं? 4, ठीक है। और नीले कितने हैं? 12 हैं होते हैं। जब बच्चा से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है, जो हकीकत में नीले फूल अधिक हैं भी। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी किसमें दक्षता हासिल नहीं किया है। तो यहाँ बोला कि बच्चा किसमें दक्षता हासिल नहीं किया है। तो आपको समझना है क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन है कि बच्चे जो है सही बता रहा है कि नीले फूल कितने हैं? 12 हैं। तो बच्चे ने दक्षता हासिल, यहाँ देखिए है होगा, क्या दक्षता हासिल कर लिया है, तो उन्होंने श्रेणीबद्ध वर्गीकरण कर लिया है, मतलब बच्चे आप इसको क्लासिफिकेशन कर पा रहा है। तो ये ऑप्शन सेकंड होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंत क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन कराती है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस पर आधारित है? एक क्या है? सहारा देकर, और एक अंत क्रिया। आपको पता है सोशल इंटरेक्शन और स्केप फोल्डिंग किसने कहा था? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, लेबो एगोत्स्की। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या का उद्देश्य किसको महत्व देते हैं? यानी प्रोग्रेसिव क्लास है तो वहाँ किसको महत्व देंगे? एक थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है, आलोचनात्मक थिंकिंग को बच्चे वहाँ सोच सके, रटन नहीं होगा। सत्ता के प्रति अनुकूलन मतलब कि टीचर सेंटर्ड, ये भी नहीं होगा। प्रत्यास्मरण, सतत अभ्यास, ड्रिल, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा? आलोचनात्मक चिंतन। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरणों को दिशा देने योग्य से संबंधित है? यहाँ क्या कह रहा है, इंग्लिश में आप इसको पढ़ेंगे तो और इजी लगेगा। यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि कंप्लेक्स इनर फीलिंग, मतलब खुद की फीलिंग को। तो देखिए जहाँ खुद की बात आएगी तो वहाँ क्या होगा? इंट्रा, खुद के लिए इंट्रा और दूसरे के लिए इंटरपर्सनल बुद्धि। तो यहाँ खुद की बात, इनर फीलिंग मतलब खुद की बात आ रही है, तो कौन सा आंसर होगा? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वो क्लास कैसा होना चाहिए? चारों तरफ आप देखते होंगे स्कूल का जो क्लास होता है उसमें किसी तरफ 12 खड़ी लिखा हुआ रहता है, किसी तरफ टेबल लिखा हुआ रहता है, किसी तरफ A to Z लिखा हुआ रहता है, ABCD, या और भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। मतलब ये प्रिंट समृद्ध वातावरण है, तो ऐसा होना भी चाहिए। और ऑप्शन 2 में R में है, उसका तर्क दिया हुआ है उपकारी वातावरण, यानी उपकारी मतलब होता है सहायक वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है। इस तरह की जब वातावरण होगा तो बच्चे का अधिगम अच्छा होगा। तो देखिए ये दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या भी करते हैं, तो इसलिए 1 इज़ द राइट आंसर। और एक आसान सा प्रश्न है कि खाली जगह शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों यानी मतलब बायोलॉजिकल अंतर के लिए किसका उपयोग करेंगे? सेक्स। और सामाजिक अंतर के लिए जेंडर। यही क्वेश्चन है कि डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतर तथा होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो सेक्स और जेंडर, यानी ऑप्शन ए होगा। बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यानी कक्षा कैसा है? बहुभाषी है, कई तरह के भाषा उस क्लास में, कई तरह के भाषी बच्चे हैं, मतलब एक अलग अलग समाज से बच्चे आए हुए हैं, तो अलग अलग भाषा जानते हैं। तो उसके लिए क्या उपयुक्त है? स्कूल में केवल उन्हीं छात्रों को भर्ती होना चाहिए। देखिए केवल किसी एक विशेष की बात की गई है तो ये नहीं हो सकता है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही।
और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग वे आसानी से करें। बिल्कुल ये सही है कि अगर अलग अलग बच्चे हैं वो अलग अलग भाषा जानते हैं तो उसी भाषा में उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकंड बिल्कुल सही है। और थर्ड में है उन छात्रों को दंडित करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, हमें दंडित नहीं करना है बच्चों को। और ऑप्शन 4 में है स्कूल द्वारा निर्देशित अनुदेश की भाषा में ही मूल्यांकन, मतलब स्कूल अपने हिसाब से जो भाषा तय किया है उसी में सिर्फ अधिगम हो, तो बिल्कुल गलत है। मूल्यांकन की बात की है तो बिल्कुल ये गलत है। सेकंड इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है, मतलब स्टैंडर्ड जो असेसमेंट होता है उसके विषय में कौन सा सही है। वे छात्रों को अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल गलत है। ऐसे स्टैंडर्ड जो परीक्षण होते हैं वो अपसारी चिंतन के लिए बच्चों को कभी प्रोत्साहित नहीं करते हैं। और सेकंड में है वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों पर आधारित होते हैं, बिल्कुल सही है कि जब आप स्टैंडर्ड परीक्षण करेंगे बच्चों का तो ये क्या होगा, एक पूरे स्कूल के लिए एक तरह का ढांचा, तो ये कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो ये सख्त ढांचा संरचनाओं पर आधारित है। सेकंड बिल्कुल सही है। और थर्ड में क्या है कि वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड परीक्षण होते हैं वो बच्चों के विविधताओं पर आधारित होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये किसी की विविधताओं पर नहीं होता है, ये एक तय कर दिया गया है स्कूल द्वारा, अब उसी ढांचे पर एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो इससे बच्चों को नुकसान होगी। और ऑप्शन 4 में है वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखते हैं। नहीं, स्टैंडर्ड परीक्षण कभी ऐसा नहीं मानता है क्योंकि वो सबके लिए एक जैसा ढांचा बनाता है, तो ये ढांचा क्या होता है, बड़ा ही सख्त होता है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है, मतलब अधिगम के लिए पूछा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट को अधिगम के लिए आकलन, समेटिव यानी अधिगम का आकलन, और स्वयं का आकलन को असेसमेंट एज लर्निंग बोला जाता है। तो यहाँ फॉर्मेटिव की बात हो रही है, अधिगम के लिए बात हो रही है, तो क्या होगा, ये बीच बीच में जिसको किया जाता है, तो ऑप्शन 1 में है सिर्फ साल के अंत में परीक्षा, ये समेटिव होता है। मानकीकृत परीक्षण मतलब स्टैंडर्ड परीक्षण, ये भी नहीं होगा। और केवल तो होगा नहीं, प्रत्यास्मरण है, मतलब कि रटने पर आधारित, तो ऐसा नहीं है। बच्चों के संपड़ते यानी कॉन्सेप्ट बुद्धि का नियमित प्रलेखन, मतलब बच्चे को आप नियमित जांच करें, क्लास में जांच करें, इसको क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको क्या बोलता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन। सेकंड इज द राइट आंसर। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया में संदर्भ में ये तकनीक क्या है। तो कोई टीचर है वो अपने बच्चों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर यानी मैथ पढ़ा रही है, तो मैथ का आंसर तक पहुँचे या उसको हल करने में मदद करती है, तो इससे क्या होगा, ये नंबर 1 है। अर्थहीन है, बिल्कुल अर्थहीन नहीं है। कभी कभार की इस्तेमाल की जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे को उनके अनुमान लगाने की आप कौशल को वृद्धि करें तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको आपको क्लास में करना चाहिए। अधिगम की गति को बाधित करते हैं, बिल्कुल नहीं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है, बिल्कुल। मेटाकॉग्निटिव जो स्किल होता है उसमें ये हेल्प करता है, जो ऑप्शन 4 में है। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है। जो समावेशी शिक्षा होती है विद्यार्थियों के लिए अधिगम के किस उपयुक्त स्तर को मान रखती है, 4 स्तर यहाँ दिया गया है। सृजनात्मकता बिल्कुल सही है। सोलिन यानी ऑटिज्म, जो बच्चा ऑटिज्म है, खुद से बातें करता है, ये इनक्लूसिव शिक्षा उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, और सृजनात्मक बच्चों के लिए तो है ही। अधिगम विकार, जो बच्चे को मतलब पढ़ने में कठिनाई हो रही है उनके लिए भी फ़ायदा है, और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण, जो बच्चा मानसिक रूप से चैलेंज होता है उनको भी ये इंक्लूसिव जो एजुकेशन होता है फ़ायदा देता है। तो कौन, चारों सही है। जो ऑप्शन 1 में नहीं है, और 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, कहाँ है, तो ऑप्शन 4 में देखिए, 1 2 3 4 सब कुछ है, तो 4 इज़ द राइट आंसर। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, मतलब पढ़ते पढ़ते बीच में कुछ शब्दों को वो हटा देता है, पढ़ नहीं पाता है, या उसको छोड़ के आगे निकल जाता है, या प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब आगे पीछे कर देता है, या फिर उल्टा कर देता है, तो उसको क्या कहेंगे, इसको हम डिसलेक्सिया बोलेंगे। डिसलेक्सिया जो देखिए कहाँ है, ऑप्शन 1 में वाचन वैकल्य, इसको इंग्लिश में डिसलेक्सिया बोला जाता है, तो 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदु अपने आप से परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। मतलब बिंदु नाम की कोई बच्ची है, वो खुद से कार्य करने के लिए, मतलब अपने खुद के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती है, मतलब इंटरनली वो बच्चा मोटिव है।
वह मौलिक एवं अभिसारी, मतलब वो डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अभिसारी समाधानों का खोज कर लाती है। वो खुद से कई सारी बातों को सवालों का आंसर करती है और खुद से नई नई चीज़ों के बारे में सोचती रहती है। तो ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं हम? क्रिएटिव बोलते हैं। क्रिएटिव, तो ऑप्शन किस में है? बी में है, सृजनात्मकता। सेकंड इज द राइट आंसर। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? जो बच्चे कम देख पाते हैं उनके लिए कौन सा अधिगम उपयुक्त है? नंबर 1 है ब्रेव प्रिंट में छपी पुस्तकें, बिल्कुल सही है। जो बच्चे कम देख पाते हैं उनके लिए जो बड़े बड़े अक्षरों में अगर छपा हुआ बुक रहेगा तो उन बच्चों को फ़ायदा करेगा। नंबर 2 त्रिआयामी मतलब 3D मानचित्र, ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जो बच्चे कम देख पाते हैं उनको छू के वो उस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जैसे ब्रेल लिपि। तो सेकंड भी सही है। थर्ड में छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, नहीं ये नहीं होगा। बच्चे दृष्टिबाधित हैं तो छोटे छोटे प्रिंट वाला वो तो और नहीं देख पाएंगे। और फोर्थ में सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करता है, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी लिखे हुए चीज़ को बोल के प्रस्तुत करता है, तो ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए फ़ायदा करेगा। कौन सा सही होगा? 1, 3 नहीं 1, 2 और 4। ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन 2 में देखिए है 1, 2 और 4। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? आप बच्चों में अधिगम जब करा रहे हैं तो सहयोग देने के लिए 4 जो योजना दिया गया है इनमें से कौन सा प्रभावशाली नहीं है, इफेक्टेड नहीं है, कौन सा फ़ायदा नहीं करेगा बच्चों को? संपर्क नक्शों का निर्माण बच्चों की सहायता है। देखिए यहाँ आपको नहीं पूछा कि कौन सहायता नहीं करेगा, यानी कौन प्रभावशाली नहीं होगा। तो संपर्क जो होता है, मैप जो होता है वो बच्चों संपर्क जो होता है नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता करता है। कॉन्सेप्ट जब मैप बनाते हैं आप किसी भी चीज़ का तो बच्चे के कॉन्सेप्ट में संपर्क को इंग्लिश में कॉन्सेप्ट बोला जाता है, उसमें सहायता करता है, तो ये बिल्कुल करता है। 2 में है बच्चों को स्मृति सहायक विधियों को खंडीकरण के उपयोग की सीख, ये भी सही है कि जो रटन प्रणाली है उससे हम बच्चों को धीरे धीरे दूर करेंगे, तो सेकंड भी सही है क्योंकि हमको नेगेटिव ढूंढना है। और थर्ड में है बच्चों को प्रश्नों के उत्तर के निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, यानी आप बच्चों को ये कह रहे हैं कि पैसिव होकर धैर्य रखकर नकल उतारते रहो। जो हम लिखा रहे हैं, जो बोर्ड में लिख रहे हैं हम, उसको तुम पैसिव होकर अपना पेशेंस रखकर उतारते रहो, तो आप गलत कर रहे हैं। ये प्रभावशाली अधिगम नहीं है बच्चों के लिए। तो थर्ड गलत है और जो गलत है वही सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित नहीं है? मतलब प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है कि किसी भी चीज़ को हमको सोचने के लिए मजबूर कर देना, सोचना प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज जो होता है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज जो होता है, इसका मतलब होता है कि समस्या है मेरे सामने, उसको हमको सोच के देना है आंसर। इसका एक आंसर नहीं हो सकता, इसका अनेक आंसर हो सकता है। तो ये निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? तो एक होगा, बाकी 3 नहीं होगा। अमेरिका की राजधानी क्या है या कहाँ है? तो इसमें एक आंसर होगा और बिल्कुल फैक्ट है, और ये रटाया हुआ क्वेश्चन का आंसर इसका होगा। तो ये प्रक्रियात्मक ज्ञान के अंदर नहीं आएगा। मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? अब बच्चे को अगर लिखा देंगे कॉपी में तो इजीली कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। 4 में प्रकाश संश्लेषण की भाषा क्या है? ये भी रटी हुई चीज़ है। आप बच्चे को बोलेंगे रटा देंगे, एक पेज में लिखा देंगे, इसकी परिभाषा कर सकते हैं। लेकिन 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ने का तरीका क्या है? तो इसमें कई सारे तरीका हो सकता है। बच्चे को जब आप देंगे तो बच्चे इसमें सोचेंगे, थिंकिंग करने लगेंगे। तो ये ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? पूरी तरह खोज पर आधारित, एक्सपीरियंस पर, अनुभव पर होना चाहिए। तो पहला है वैधन और अभ्यास पर NEP 2020 बल नहीं दे रहा है। पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित नहीं, कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। और फोर्थ में परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख, मतलब खाली आपको एग्जाम के लिए बच्चे को सिखा रहे हैं, तो NEP 2020 मना कर रहा है। कौन होगा? अनुवेंशन प्रेरित खोज उन्मुखी, मतलब खोज पर आधारित होना चाहिए, एक्सपीरियंस पर होना चाहिए। सेकंड इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा है? मतलब
अधिगम हो रहा है, पॉजिटिवली हो रहा है। इसमें से 4 परिभाषा दिया गया है किसमें जो है अधिगम हो रहा है। अधिगम कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल, श्रेष्ठ, ये सार्थक अधिगम मतलब मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए। ऑप्शन ए में है अधिगम पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तक में दी गई चीज़ों को ही याद करने तक अधिगम सीमित नहीं है, बल्कि अधिगम को बाहर की दुनिया से लिंक करना है, बच्चों को उनकी दैनिक जीवन से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाना है। सेकंड में है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारियों को सम्मिलित करता है। ये भी सही है कि बच्चे को सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि उसके बाहर की दुनिया में जो ज्ञान लेते हैं उससे भी संबंधित है और दोनों को सम्मिलित करता है। तो सेकंड बिल्कुल सही है मीनिंगफुल लर्निंग का। और थर्ड में है देखिए अधिगम को केवल पेपर पेंसिल, तो बिल्कुल गलत हो गया। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए, ये भी पूरी तरह गलत है, क्योंकि एक तो यहाँ केवल है और वो भी लिखा है केवल शिक्षक द्वारा, यानी बाकी ज्ञान लेने मना कर रहा है, जो कि गलत है। सेकंड इज द राइट आंसर। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? देखिए इसको बोला जाता है अनुक्रिया समुच्चय। अनुक्रिया समुच्चय में क्या होता है कि जब आप एक ही समस्या को एक ही तरीके से देते हैं, बार बार देते हैं, तो क्या होता है कि वो अटक जाने लगता है, तो इसको रिस्पॉन्स सेट बोला जाता है। रिस्पॉन्स सेट, अनुक्रिया समुच्चय। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं। क्या एक क्लास है, उसमें विद्यार्थी को छोटा छोटा ग्रुप बना दिया गया है और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपगाम का कक्षा में उपयोग हो रहा है, मतलब टीचर क्या किया है, बच्चों को ग्रुप में बांट दिया है, छोटे छोटे ग्रुप में, और टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहा है, सहायक के रूप में काम कर रहा है। तो ये किस उपगाम का उपयोग यहाँ पर हो रहा है? व्यवहारवादी बिल्कुल नहीं। क्या? संरचनावादी बिल्कुल सही है, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास है, संरचनावादी क्लास है। और मनोविश्लेषणवादी भी नहीं, तो सेकंड इज द राइट आंसर। और ये भी एक आसान सा प्रश्न है, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है, क्या कहलाती है? मतलब पहले लक्ष्य तक पहुंच गए, अब वहां से पीछे बैक हो रहे हैं, तो इसको इजीली कह सकते हैं पसगामी कार्यकारी युक्ति। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जब बच्चे गलतियां करते हैं, तो बच्चे गलती करते हैं अक्सर क्लास में, तो क्या किसकी ओर जो है अंकित करता है? उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बच्चे की गलतियों को हमको देखना चाहिए, क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, और इसकी गलती के पीछे उनकी सोच को दर्शाता है। तो एक नहीं होगा। और दो में है उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए, नहीं। अगर वो गलती करता है तो आप कार्य को बार बार दोहराने के लिए नहीं कहेंगे, उन्हें कक्षा के अलग तो करना नहीं है। और फोर्थ में है शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही। क्या जब बच्चे गलती कर रहे हैं तो आप उनके साथ बैठिए, चर्चा कीजिए, ताकि उनकी सोच का पता चलेगा कि बच्चे गलती क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? मतलब टीचर है वो अपने जो स्टूडेंट है उनको आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे उसको बना रखा जा सकता है? देखिए क्या है, दुश्चिंता और भय पैदा करके बिल्कुल नहीं, बच्चों को डरा करके आंतरिक रूप से आप प्रेरित नहीं कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, इसमें भी बच्चे डर जाएंगे। अगर उन्हें बोलेंगे कि तुमको हम कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं, तुमको हारना नहीं है, तो क्या बच्चे होंगे? बच्चे डर जाएंगे। और फोर्थ में है वास्तविक इनाम, ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। तो आप बचा थर्ड है एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। है व्यक्तिगत नैपुण्य, लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनका सहयोग कर उन्हें एक गोल दे दिया जाए और उन्हें उनके उस गोल तक पहुंचने में मदद करनी चाहिए, तो इससे बच्चे क्या इंटरनली मोटिव होंगे। थर्ड इज द राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो उसको आप लोगों ने कर लिया कि जब बच्चे खुद की मूल्यांकन करते हैं, अपने अधिगम की जांच करते हैं, अपने क्षमता को जानते हैं, तो उसे हम उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाकॉग्निशन, हिंदी में उसको अधिसंज्ञान बोलेंगे। 4 इज द राइट आंसर।
तो अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यहाँ आपको 2011 से 2022 तक सभी प्रीवियस ईयर को हल करा जा रहा है एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।